आप 10 लाख रुपए में 2.5 करोड़ की ड्रीम को 5 साल तक फुलफिल कर रहे हो। शार्क टैंक में इट्स मोर देन एन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, इट्स बेसिकली ए मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। इसलिए शार्क टैंक में मोस्ट ऑफ द डील्स होती नहीं है, या तो ड्यू डिलीजेंस में अटक जाती है या कुछ होता है। मतलब मैं जहाँ था उससे 100x ग्रो कर गया। रेस्टोरेंट में गप करते करते 1 करोड़ का कमिटमेंट आ गया। दिल्ली में क्या फॉर्च्यूनर और डिफेंडर टाइप कार की ज़्यादा डिमांड है? ऑब्वियसली। सो सबके अलग अलग कस्टमर बेस हैं। जिनके पास ऑलरेडी एक अच्छी गाड़ी है, अब उनको चाहिए फॉर्च्यूनर या फिर डिफेंडर, उनको चाहिए जिनके पास मर्सिडीज है। अगर कोई भी फाउंडर आज D2C कैटेगरी में है तो ऑब्वियसली उसको शार्क टैंक में जाना चाहिए। फंडिंग मिले नहीं मिले डजंट मैटर एट ऑल। व्हाट मैटर्स इज लाइक आप एक नेशनल टेलीविजन में 15 मिनट तक अपना प्रोडक्ट बता पाते हो और वो इतने ज़्यादा ट्रैक्शन आपको देता है जो 5-10 करोड़ की फंडिंग से भी ज़्यादा है। आज हर घर में इन्वेस्टर है। तो सर आजकल जो यंग एंटरप्रेन्योर्स आपको देख रहे हैं और इन्वेस्टमेंट्स भी रेज कर रहे हैं, राइट, एक डिलेमा रहता है कि प्रॉफिटेबिलिटी को देखें या इन्वेस्टमेंट्स उठाएं, बर्न करें और ग्रो करते जाएं। तो आपकी क्या एडवाइस है उनके लिए? सो सर माई ड्रीम कार इज़ पोर्शा 911, बट वो आजकल मिलती है 2.3 2.5 से 3 करोड़ के बीच में। तो मैं प्रोरेटा के थ्रू मुझे कितने की मिलेगी? Wow, at your age, you have a dream of Porsche 911. That's like awesome. Porsche 911 अगर 2.4 करोड़ की आती है तो हम लोग क्या करते हैं, एक गाड़ी के 12 टिकट्स ऑफ ओनरशिप करते हैं। तो जो भी गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आता है उसको आप 12 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसमें इस केस में अराउंड 20 लाख के आसपास है। अगर 3 करोड़ की गाड़ी है तो 25 लाख के आसपास है। तो 20 lakhs to 25 lakhs में आपने एक टोकन लिया, एक टिकट ली, विच इज़ 8.33% शेयर ऑफ द LLP। तो आपको 30 डेज़ का एक्सेस ओनरशिप मिल जाती है एवरी ईयर, विच इज़ टोटल 150 डेज ऑफ यूजेज इन नेक्स्ट 5 ईयर। एंड आफ्टर 5 ईयर आपको रीसेल वैल्यू भी मिल जाती है। तो रीसेल वैल्यू ऑल्सो यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 50%। सो रफली अगर आपने 20 लाख डाला है तो 10 लाख वापस आ जाएंगे। आप 10 लाख रुपए में अपने 2.5 करोड़ की ड्रीम को 5 साल तक फुलफिल कर रहे हो। तो अच्छा, मैंने बड़ा सपना देखा क्योंकि यू आर मेकिंग इट पॉसिबल। और वैसे भी हम देखें तो आजकल 95% ऑफ जो कार ओनर्स हैं वो यूटिलिटी कार्स ही खरीदते हैं और 5% सेगमेंट है जो अपनी ड्रीम कार खरीद पाती है। बट यू आर मेकिंग इट पॉसिबल फॉर द रिमेनिंग 95% टू हैव देयर ड्रीम कार। पर ये जर्नी आपने कैसे शुरू करी? क्योंकि मैं पढ़ रही थी आप बिहार से सिर्फ 700 रुपीज़ लेके शुरू हुए और आज आप एक मल्टी करोड़ बिजनेस रन कर रहे हैं। तो कैसी थी ये जर्नी? यस, सो मैं एक्चुअली क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम देने के बाद किशनगंज से कोलकाता शिफ्ट हो गया। मतलब एट द एज ऑफ 16 समथिंग। तो वहाँ पर मैंने एक CA फर्म में ही काम स्टार्ट कर दिया। 11-12 की पढ़ाई भी की, CA भी कंप्लीट किया। तो 5-7 साल काम भी सीख गया CA फर्म का, एंड डिग्री भी CA की एजुकेशन भी कंप्लीट कर ली। जब आपको नॉलेज, एक वर्किंग नॉलेज हो गया और आपकी एजुकेशन भी कंप्लीट हो गई, वो कॉम्बिनेशन अगर एक साथ होता है ना तो समथिंग आप समझ लीजिए काइंड ऑफ मिराकल ही समझ लो। मतलब मैं जहाँ था उससे 100x ग्रो कर गया और काफ़ी अच्छे अपने आप को सेटल कर लिया। 10 years डाउन द लाइन आई एम फाइनेंशियली फ्री। बट उस समय 10 years भी बहुत होता था। आजकल तो 22-23 साल में लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेते हैं। तो अब उस समय उतने यूट्यूब वगैरह प्लेटफॉर्म भी नहीं थे। तो उसके बाद फिर मैंने कैलकाटा से फिर बैंगलोर शिफ्ट किया टू हैव ए बिगर एस्पिरेशन ऑफ सेटिंग अप ए टेक कंपनी। तो एक ब्रोकर्स कम्युनिटी प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था। एंड मेरा थोड़ा सा एक एक्सपर्टाइज समझ लो या इंटरेस्ट समझ लो कि कम्युनिटी बिल्डिंग में है। तो आई नो कि कम्युनिटी बिल्डिंग कैसे कर सकते हैं। करते करते काफ़ी लर्न किया है। तो उसके बाद फिर प्रोरेटा स्टार्ट हुआ। बट प्रोरेटा आपने कैसे स्टार्ट किया? इनिशियल पैसे कहाँ से आए और आइडिया से प्रोडक्ट तक आप कैसे पहुँचे? ओके, सो ड्यूरिंग द कोविड पीरियड मेरे बेटे ने जब पूछा कि आपकी ड्रीम कार कब ले रहे हो आप, तो डिफेंडर तो ड्रीम कार है, सबको पता है मेरे घर में कि डिफेंडर। तो वो अराउंड 1.2 करोड़ टू 1.4 करोड़ आते हैं गाड़ी। एंड मेरे पास ऑलरेडी 2-3 गाड़ियाँ हैं। अब मेरे को कोई यूज़ तो नहीं है ऐसा कि मेरे को डिफेंडर का मैं इतने पैसे लगा करके ले लूँ। इससे बढ़िया मैं अपना ये पैसे को या तो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करूँ या अपनी या किसी और के स्टार्टअप में। इसलिए हमने क्या किया कि उस समय मतलब एक दिमाग में थॉट आया कि फ्रैक्शनल ओनरशिप का ज़रूरत है, क्योंकि रेंट पे भी ऑप्शन नहीं है। और मतलब उस समय एक कॉन्सेप्चुलाइज हो रहा था फ्रैक्शनल ओनरशिप का, बिकॉज कुछ लोगों ने फ्रैक्शनल ओनरशिप ऑफ कमर्शियल रेंट बिल्डिंग एसेट्स स्टार्ट किया था। तो वो उस तरीक़ा से एक थॉट फिर आया। एंड देन फाइनली उस पर रिसर्च करते हुए कोविड पीरियड के बाद हमने एक आइडिया स्टेज पर एक फ़ंड रेज़ किया।
तो जैसे 2-4 लोगों से ऐसी बात की कि ऐसा ऐसा आइडिया है। पहला इन्वेस्टर जो कि मेरा ओजोप्रो प्लेटफॉर्म पर भी इन्वेस्टर थे, उसने बोला मैं अभी 1 करोड़ का चेक लिख रहा हूँ। वाओ। तो वो जस्ट मतलब रेस्टोरेंट में गप करते करते 1 करोड़ का कमिटमेंट आ गया। बट वो फंड हमने लिया नहीं, बिकॉज वो मतलब हमको पता है कि एक बार का ये फ्रेंड रिलेशन है। तो उसके बाद हमने फिर एक प्रॉपर फंड रेज किया, जिसमें हमने उसी इन्वेस्टर से 20 लाख लिए, और उसके बाद बाकी और इन्वेस्टर से, फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी कुछ फंड रेज किया। एंड ये फंड रेज करने का पर्पज़ यही था कि वैलिडेशन। मैंने अपने प्रीवियस स्टार्टअप में ये गलती की कि अपने ही काम में करता रहा, अपने ही पैसे लगाता रहा, तब आपको पता नहीं चलता कि आप किसी सही डायरेक्शन में जा रहे कि नहीं हो। वैलिडेशन भी आपको नहीं मिलता है, तो आप कुछ भी कर रहे हो वो उसका वैलिडेशन नहीं है। बट अगर आप अपने बिजनेस के लिए कुछ भी फंड रेज करते हो एक बहुत अर्ली स्टेज में, तो वहाँ आपको समझ में आता है कि भाई कोई अपने हार्ड एंड मनी देगा, इसका मतलब आइडिया में दम है। तो आपने उन पैसों को कैसे यूज़ किया स्केल करने के लिए? करेक्ट। तो स्केल तो नहीं, वो आप समझिए कि आइडिएशन टू एमबीपी और एमबीपी टू पीएमएफ का जर्नी था। तो आइडिएशन हुआ, 1 करोड़ का फंड रेज किया, एंड उसके बाद हमने एक छोटी सी टीम बनाई, छोटी सी टीम बना के वेबसाइट लॉन्च की, मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, 3-4 रेजिडेंशियल हाउसिंग सोसाइटीज़ में जा कर के प्रमोशन किया, लोगों को एजुकेट किया। उससे समझ में आया कि कस्टमर को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो एक धीरे धीरे करके कस्टमर इंट्रैक्शन से एक प्रोडक्ट बिल्ड हो गया, एक प्रॉपर प्रोडक्ट ऐप में, और वेबसाइट वगैरह सब कुछ बिल्ड हो गई। फिर उसके बाद इंस्टाग्राम अकाउंट हमारा वायरल हो गया, तो काफ़ी सारी रील्स वायरल जाने लग गई। उसके बाद शार्क टैंक से कॉल आ गया, तो एक नेशनल टीवी में वैलिडेशन हो गई और ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो गया। तो उसके बाद हमने गाड़ियाँ लॉन्च करनी शुरू कर दी। तो प्रोसेस का टाइम काफ़ी लगा, 1.5-2 साल में। लोग बोलते हैं यार क्या कर रहे हो, अभी तक एक गाड़ी भी नहीं आई है। तो वो स्टार्टिंग में रहता है, क्योंकि आप समझ रहे हो क्या करना है नहीं करना है। वहाँ पे गाड़ी लगाने से ज़्यादा आप एक प्लेटफॉर्म बना रहे हो। अभी नाउ वी हैव अराउंड 2 कार्स, हमने लास्ट 3-4 महीने में सारे ऑपरेशनल चीज़ें समझ लिए कि इस तरीक़ा से ऑपरेशन रन होता है, एंड ऑल दोज थिंग्स। So we'll come to Shark Tank. We'll have a whole dedicated segment to it. But Okay. before that, जब Shark Tank पे आप गए थे, you were pre-revenue and अब you already have customers. So I would like to know more about these customers. क्योंकि मैं भी अभी दिल्ली में काम कर रही हूँ और यहाँ बहुत शोशेबाजी है। चाहे साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, कोई भी उठा लो, सबको शोशेबाजी करनी है। तो आपकी कस्टमर इनसाइट्स क्या हैं? किस तरह के यूजर्स आ रहे हैं, किस एज ग्रुप के, और कौन सी गाड़ी सबकी फेवरेट है? एक गाड़ी सबकी फेवरेट हो ही नहीं सकती। तो ऑब्वियसली सबके अलग एस्पिरेशन है, डेट्स मतलब इसीलिए सब तरह के प्रोडक्ट मार्केट में बिकते हैं, राइट। तो अगर मैं देखूं कि अगर यंगस्टर के देखूं तो महिंद्रा थार एक काफ़ी फेवरेट है, लोगों को फ्रैक्शनल ओनरशिप में चाहिए, क्योंकि उस गाड़ी को आप मतलब डेली यूज़ के लिए नहीं ले सकते हो। तो वो एक अच्छा ट्रैक्शन है। एंड यूज़ केसेस अगर मैं बताऊं तो 3 से 4 यूज़ केसेस हमने अच्छे देखे हैं, जो कि काफ़ी बड़े नंबर्स अचीव करेंगे। एक सबसे बड़ा यूज़ केस है कि आज मतलब 95% लोगों के पास 5 सीटर गाड़ी है, और वो एक बेसिक गाड़ी है 5 या 10 लाख रुपए की, मारुति, हुंडई या टाटा। ये 3 ब्रांड रूल करते हैं 80-90% सेल्स ऑफ द ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो उनके पास जो गाड़ी है वो उन सब से पूछो, उनको एक 7 सीटर गाड़ी चाहिए। कैपेसिटी का जो प्रॉब्लम मैंने शार्क टैंक में बताया था कि सबके जितने भी आप मतलब बॉटम ऑफ द पिरामिड और जो भी मतलब मिडिल इंडिया देखोगे आप, अपर मिडिल इंडिया, फैमिली बड़ी होती है, तो वहाँ पर उनको लगता है कि 7 सीटर कार की ज़रूरत है। तो 7 सीटर में XUV 700 बहुत अच्छा स्ट्रांगली जा रहा है हमारा, एंड हमको लगता है कि XUV 700 काफ़ी अच्छा जाएगा। इसके बाद अगर आप मैं सेकेंड यूज़ केस बताऊँ तो वो है, जैसे NRI हैं, वो काफ़ी बार इंडिया विज़िट करते हैं और उनको ओकेजनली गाड़ी चाहिए। जब वो 15 दिन यहाँ पे रहें, 20 दिन रहें, 1 महीने रहें, तब उनको गाड़ी चाहिए। तो हमने देखा लोग अक्रॉस द मतलब वर्ल्ड ग्लोब, लोगों ने हमको रीच आउट किया कि हमको फ्रैक्शनल ओनरशिप समझ में आता है, क्योंकि ये हमारी नीड है। हम 1 महीने आएँ, 15 दिन आएँ, तो हमको हमारी गाड़ी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ गाड़ी खरीद भी लेंगे तो रखेंगे कहाँ पे, वो मेंटेन नहीं होगी, और हम रेंट पे लें तो मतलब इतना हेक्टिव रेंट है और क्वालिटी अच्छी नहीं हो। उनको चाहिए प्रीमियम गाड़ी, प्रीमियम गाड़ी रेंट पे मिलती नहीं है इजीली। तो ये सब NRI का सेगमेंट एक बहुत अच्छा डेवलप हो गया हमारा, कि ये सेगमेंट काफ़ी बड़ा यूज केस डेवलप होगा। उसके बाद अगर देखें तो आज यंगस्टर जो है रोड ट्रिप बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, और रोड ट्रिप के लिए आज बेस्ट टाइम है, क्योंकि आज जो मतलब हमारे ऑनरेबल नितिन गडकरी जी ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में रेडी किया है रोड्स का, अब वो रेडी है। लाइक अब आप चाहते हो कि मैं लद्दाख जाऊं या मैं शिमला, मनाली या कहीं भी रोड ट्रिप पर जाऊं, तो वो रोड्स अच्छे हैं जो कि 10-20 साल पहले नहीं थे।
उसके लिए अब अगर आप एक अच्छी गाड़ी से ट्रेवल करो तो आपकी जर्नी बहुत अच्छी होती है। एंड एज यू मतलब कि आपका डेस्टिनेशन से ज़्यादा एक जर्नी का जो मज़ा है, आप एक अच्छा म्यूज़िक सुनते हुए जा रहे हो, अच्छी गाड़ी में जा रहे हो, आप एक अच्छे ढाबे में उतर के खाना खा रहे हो, वो ज़्यादा फुलफिलमेंट देता है रादर देन आप डेस्टिनेशन में पहुंच करके एंजॉय कर रहे हो। तो जर्नी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड दैट्स वाई यू नीड ए बेटर कार। वो काफ़ी लोगों को समझ में आया, तो ये यूज़ केस काफ़ी अच्छा है। एक और यूज़ केस है कि काफ़ी सारे प्रोफेशनल अपने होम टाउन विज़िट करते हैं। वो 200 300 400 किलोमीटर में अगर होम टाउन है तो वो साल में बंदा 3 4 बार तो अपने घर जाता ही जाता है। और जब एक बंदा इंजीनियरिंग और एमबीए कर लिया है तो वो वहाँ पे थोड़ा हीरोपंती तो दिखाएगा गांव में कि मैं कुछ तो अचीव किया हूँ लाइफ में। एंड वो उसका स्मार्टनेस है कि उसने फ्रैक्शनल ओनरशिप डिस्कवर की और एक अच्छी गाड़ी को कम प्राइस में लेकर के 5 साल तक अपना पर्पस भी फुलफ़िल किया और अपने ड्रीम भी फुलफ़िल की और अपने आप को सही तरीक़ा से ये भी किया। तो ये काफ़ी अच्छा यूज़ केस हम बैंगलोर में भी देख रहे हैं, गुड़गांव में भी देख रहे हैं। लोग अपने होम टाउन अच्छी गाड़ी में जाना चाहते हैं, यहाँ उनको वही गाड़ी बार बार मिलती है, सेम नंबर प्लेट कार और एट ए वेरी लो प्राइस। तो ये वैल्यू उनको दिख रही है, तो काफ़ी सारे कस्टमर हमारे पास इस सेगमेंट के आ रहे हैं। दिल्ली में क्या फॉर्च्यूनर और डिफेंडर टाइप कार की ज़्यादा डिमांड है? ऑब्वियसली तो फॉर्च्यूनर तो सबके अलग अलग कस्टमर बेस हैं। जिनके पास ऑलरेडी एक अच्छी गाड़ी है अब उनको चाहिए फॉर्च्यूनर, या फिर डिफेंडर उनको चाहिए जिनके पास मर्सिडीज़ है। तो डिफेंडर की जो बुकिंग आई हमारे पास एग्जिस्टिंग, वो मतलब मर्सिडीज़ BMW ऑडी ऑनर है। ओह, क्योंकि उनको डिफेंडर इसीलिए चाहिए कि उनके पास पैसे हैं, पता है उनको यूटिलाइज नहीं होगी। ओह, द दैट इज़ वेरी प्रॉब्लम इज़ इंटरेस्टिंग। नॉट द अफोर्डेबिलिटी, द प्रॉब्लम इज़ द यूटिलाइजेशन ऑफ द एसेट। आप अगर आज सबको ही समझता है कि 1 करोड़ 20 लाख की गाड़ी लूँगा मैं और 5 साल बाद वो 60 लाख का डेप्रिशिएशन है और मोस्ट ऑफ द टाइम वो गाड़ी खड़ी रहेगी। मैं उतना टाइम भी नहीं है लोगों को, जितने ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं उतना टाइम कम है उनके पास यूटिलाइज़ करने का। तो उन्होंने भी ये समझ में आ गया कि अपने को फ्रैक्शनल ओनरशिप ज़्यादा बेटर है। हमने कस्टमर से पर्सनली बात करके समझा है कि अगर आप फ्रैक्शनल ओनरशिप में लेते हैं ये सब गाड़ी, जो कि डिफेंडर है, जो कि रेगुलर आप यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए भी वो बहुत अच्छा तरीका से मतलब मार्केट ग्रो हो रहा है। हमारा ग्रुप रेडी है दिल्ली गुड़गांव में डिफेंडर का, जस्ट एक प्रोसेस चल रहा है टू बाय द कार फ्रॉम ये, तो ये डिप्लॉय हो जाएगी तो काफ़ी अच्छा। और डिफेंडर कितने की पड़ेगी और कितना प्राइस है, ये पूरा आप कंपैरिजन कर दो। ओके, डिफेंडर देखिए 1.2 करोड़ प्लस प्लस है। तो 1.2 करोड़ को एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ कैलकुलेशन पर्पस के लिए, बट ये 1.4 करोड़ तक भी जाएगी और अगर ज़्यादा वेरिएंट अच्छा है तो 1.8 करोड़ तक भी जाएगी। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 1.2 करोड़। सो हमारी जो भी गाड़ी होती है उसको आप 12 से डिवाइड कर दीजिए, दैट्स फ्रैक्शनल ओनरशिप। सो आपने 10 लाख रुपए दिए, किसी ने 20 लाख, किसी ने 30 लाख, अकॉर्डिंगली 10 डेज 20 डेज और 30 डेज का टाइम एलोकेशन हो गया। टोटल 12 टिकट्स के हिसाब से 360 डेज हमने एलोकेट कर दिए। आपको क्रेडिट मिल गए ऐप में, आप अपने 30 दिन रिजर्व कर रही हो, कभी 2 दिन कभी 5 दिन, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। आपको 30 डेज पहले से रिजर्व नहीं करने, आपको 30 डेज जो रिजर्व करने कंटिन्यूअस नहीं करने हैं। ये सब कन्फ्यूज़न लोगों को चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। आपको 2 दिन चाहिए आप 2 दिन लो, 3 दिन चाहिए 3 दिन लो। आपको अभी पता चला कि नेक्स्ट वीक का कोई प्लान बन रहा है, आप ऐप देखो, अवेलेबल है, डेट्स बुक कर लो। तो आपको पहले से पता है मेरा अगस्त में एक प्लान है, आप बुक कर लो। तो ये सिस्टम इस तरीक़ा से डिज़ाइंड है कि बहुत ही कन्वीनियंटली लोग बुक करते हैं गाड़ी 3 दिन 5 दिन 10 दिन और अपने 30 डेज 60 डेज और 90 डेज़ को यूटिलाइज़ करते हैं। ये जो 10 लाख रुपए आपने दिए, आपने 8.33% ओनरशिप आ गई आपके पास। 5 साल बाद आपको इसके रीसेल वैल्यू मिलेंगे। अगर मैं 50% अप्रोक्सीमेट पकड़ूँ तो आप समझ लो 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए आपके पास वापस आ जाएंगे। तो 5 लाख रुपीज़ में आपने 150 डेज गाड़ी इंजॉय की, ठीक है। AMC हमारा और रहेगा मान लीजिए 4 लाख रुपए के आसपास, तो भी टोटल आप 9 लाख रुपए पकड़ लो। 9 से 10 लाख रुपए में 150 डेज के लिए डिफेंडर हुआ। पर डे 1.5 का, करोड़ की गाड़ी। हाँ यार, पर डे का कॉस्ट कितना आ रहा है? 6,000 रुपये के आसपास। मतलब 6,000 में आपको ये गाड़ी अगर पर डे के लिए यूजेज में मिल रही है, जो कैलकुलेशन मैंने बताया, इसी गाड़ी को अगर आप रेंट पे लोगे तो ये नहीं करते तो 40,000 प्लस पर है एक दिन के लिए। तो 40,000 की प्रोडक्ट आपको 6,000 में मिल रही है। थोड़ा आपको मतलब हमारे ऐप में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, FAQs पढ़ने पड़ेंगे, वीडियोस देखने पड़ेंगे, पॉडकास्ट देखने पड़ेंगे। या एंड रेंट के उसमें सिर्फ कॉस्ट ही नहीं, आई वुड से नंबर प्लेट की भी बहुत ज़्यादा लोगों को कॉन्शियसनेस Correct, रहती है correct. कि नंबर प्लेट का कलर अलग है, एंड इस Correct. केस में यू गेट अ वाइट नंबर प्लेट। यस, एंड उसमें अगर कोई नंबर डाल के चेक करे कि ओनर कौन है तो LLP का नाम आएगा। करेक्ट, या तो इस पर आप थोड़ा बता सकते हैं LLP का एसेट लाइट मॉडल बनाने का आपको आइडिया कैसे आया?
ओके, सो देखिए, नंबर प्लेट का तो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, बट ये गाड़ी हम ओन नहीं करते, गाड़ी तो कस्टमर आप ओन करेंगे, तो ये वाइट प्लेट रहेगी। एज ए कस्टमर आपने गाड़ी एक कंपनी के नाम से खरीदी है और आप उस गाड़ी को 5-7 लोग मिलकर यूज़ कर रहे हैं, और हम प्रो रेटा को आपने अपॉइंट कर दिया केयर टेकर एज ए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, जो आपके यूजेज और कॉस्ट को एलोकेट करता है और आपका मतलब गाड़ी का मैनेजमेंट भी संभालता है। तो ये जो पर्पस है हम ये करते हैं, उसके लिए हम एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं आपसे। तो इस तरीक़ा से ये पूरा मॉडल है। वाइट प्लेट गाड़ी मिलती है, कोई लोगो कोई स्टिकर हमारा नहीं है, बिकॉज वी आर द केयर टेकर, वी आर नॉट द काइंड ऑफ ब्रांड और वी आर नॉट द रेंटल कंपनी। तो हमारा कोई, हम एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, हम आपका एसेट को, पार्टनर्स को, यूजेज को मैनेज करते हैं। तो इस मॉडल में ये वाइट प्लेट गाड़ी आपको प्राइवेट यूज़ के लिए मिलती है और आपकी ही गाड़ी है, लीगल ओनरशिप भी आपका एलएलपी के नाम से रजिस्टर्ड है। और इंडिया में आज 80-90% लग्जरी प्रीमियम गाड़ी सभी एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के नाम से ही रजिस्टर्ड है। लोग बिजनेस के नाम से लेते हैं कंपनी और दे यूटिलाइज द एसेट फॉर देयर थिंग्स। या बट इन केस लेट से मुझे 5 जुलाई को मेरी गाड़ी चाहिए और मैं बुक करने जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि किसी और ने बुक करी हुई है, तो कैन आई ट्रेड विद दैट पर्सन कि मैं आपकी टिकट? नहीं, टिकट तो नहीं है वो, आप रिजर्वेशन स्वैप नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसने भी कोई नीड के लिए ही बुक की है। तो आपको अगर उस डेट में ऑलरेडी गाड़ी नहीं मिल रही है तो आप नहीं ले पाओगे। अगर ये ऑप्शन है कि अगर मेरे को मेरा यूटिलाइजेशन नहीं है, मैं एनआरआई कस्टमर हूँ, मैंने प्रिडिक्ट कर लिया कि इस साल मेरा 15 डेज यूटिलाइज हुआ एंड 15 डेज अनयूटिलाइज्ड है, तो आई कैन सेल माई 15 अनयूटिलाइज्ड टेल टू द अदर को ओनर इन आवर ऐप इटसेल्फ। तो ये ऑप्शन अवेलेबल है, बट वैसे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। दैट्स वी कॉल एज ए अंडर यूटिलाइजेशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द क्रेडिट यूजेज पॉइंट। और आजकल आई वुड रियली वांट योर एडवाइस, क्योंकि आप कार एंथुजियास्ट से डेली बेसिस पे इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो यंग पीपल लाइक मी, हमें कितने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए अपनी ड्रीम कार में? बहुत सारी रील्स जैसे हम डिस्कस कर रहे थे वो बोलते हैं कि 10%, 20%, पर आपके अकॉर्डिंग कितना परसेंटेज एलोकेट होना चाहिए? एंड क्या हम अपनी फर्स्ट कार ही प्रोरेटा के थ्रू लें तो वो बेटर नहीं रहेगा? तो मैं अगर आपको बोलूँ कि क्या आप अपने फ्यूचर की इनकम को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? इवन एक कोई पर्सन जॉब में है या कोई अपना क्रिएटर है या कोई बिजनेस कर रहा है, अपने आने वाले 5 साल के बिजनेस को तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। तो आप आज की इनकम के हिसाब से अपने लाइफस्टाइल को मैनेज नहीं कर सकते। आप ये भी देखोगे कि मेरा फ्यूचर में कुछ ऐसा पैसे आने वाले हैं या बिजनेस आने वाला है, तो ये जो रूल है ना, ये मेरे को नहीं समझ आता। मैं इस रूल के अगेंस्ट में ही हूँ कि 10% होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये काफ़ी ही मतलब बेसिक रूल है। अगर आप बहुत ही कम प्राइस की एक गाड़ी ले रहे हो, वहाँ तक अप्लाई हो जाता है, और आप बहुत ही मतलब काइंड ऑफ एक तरीक़ा से मतलब रिस्क नहीं लेना चाहते हो, फाइनेंशियली रिस्क, बहुत ही डिसिप्लिन में अपनी लाइफ को जीना चाहते हो, तो वहाँ पे रूल्स अप्लाई होता है। थोड़ा भी लोगों को एस्पिरेशन है, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा जॉब कर रहे हैं, अपनी जॉब में ग्रोथ को देख रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली अपनी एस्पिरेशन से ज़्यादा की ही गाड़ी लेते हैं। मेरा कहने का मतलब है, घर हो या गाड़ी हो, ये दो चीज़ अपनी औकात के बाहर ही लेनी चाहिए। एंड उसमें ग्रो करना चाहिए। वो ऑब्वियसली आप उस ग्रो level करोगे, पे। वो पैसे वहीं जाएंगे आपके। आप जो फ्यूचर में 5 साल में पैसे अर्न करोगे, वो पैसे आपने जो आपसे बजट के ज़्यादा घर ले लिए और बजट से ज़्यादा गाड़ी ले ली है, वो पैसे उधर ही जाने पड़ेंगे आपके। एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि फर्स्ट गाड़ी प्रोरेटा में लेना, तो आई डोंट रिकमेंड द फर्स्ट गाड़ी प्रोरेटा में लेना। वो आपका यूज़ केस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका यूज़ केस ऐसा है कि मेरा यूजेज 30-60 डेज से ज़्यादा है ही नहीं, आई एम मतलब डीपली इन्वॉल्व इन माई वर्क एंड मेरा वर्क फ्रॉम होम चलता है एंड मेरे को हार्डली कोई टाइम है मैं बाहर जाऊं, और बस मेरे को साल में 30 दिन 60 दिन लेज़र पर्पज़ के लिए चाहिए, देन प्रोरेटा फिट है वहाँ पर। बट स्टिल वी हैव ए क्रॉस चेक कि मतलब कस्टमर के ऑलरेडी गाड़ी है, अगर गाड़ी नहीं है तो उसके मतलब इनकम प्रूफ क्या है, वो क्या किस तरीक़ा से इनकम, तो हमारे कुछ क्राइटेरिया हैं, बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कार हम अलॉट करते हैं। अदरवाइज़ हम फर्स्ट कार रिकमेंड नहीं करते। तो वी मतलब वेरीफाई द यूज़र कि वो यूज़र एक जेन्युइन यूज़र है एंड उसकी रिक्वायरमेंट एक्चुअली बहुत कम है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मतलब उस सेगमेंट का कस्टमर ही नहीं है एंड वो कोई अदर पर्पज़ के लिए गाड़ी ले रहा है, इन द सेंस कि वो रेंट पे लगा देना चाहता है एंड वांट्स टू मेक सम मनी। तो वो हमारा सिस्टम क्रॉस चेक है प्लेटफॉर्म, जिसमें हम चेक कर लेते हैं कि उसके पास क्या एसेट्स हैं, कुछ हमारे हैं, तो उस हिसाब से भी रिजेक्ट सम ऑफ द प्रोफाइल फॉर द फर्स्ट टाइम कस्टमर हु वांट्स टू बाय द कार एट प्रोरेटा।
मैं पढ़ रही थी कई लोग यूट्यूब पे एडिट पे पूछ रहे हैं कि लीगैलिटीज़ के अराउंड कैसा रहेगा अगर एफआईआर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो इन सिचुएशंस को प्रोरेटा कैसे टैकल करता है? ओके, आप एज ए शेयर होल्डर कंपनी में एलएलपी में इन्वेस्ट करते हो और एलएलपी के एसेट्स को आप यूज़ करते हो एज पर द कंपनी गाइडलाइन, जो एलएलपी का आपने लीगल जो सिस्टम है। तो आप इसमें अगर कुछ भी लीगलिटीज़ इन्वॉल्व रहती है तो प्रोरेटा प्लेटफॉर्म इतना स्ट्रांग है कि 5 मई से 10 मई कुछ इंसिडेंट्स हुआ, 5 मई से 10 मई तक गाड़ी किसके पास थी, किसके रिजर्वेशन, किसके ओटीपी, कौन से को ओनर रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारा काम वही है। आज जो ओला उबर कैब करता है, भाई अगर इस पीरियड में कुछ इंसिडेंट्स हुआ है, उस पीरियड में वो गाड़ी कौन चला रहा था, उसके ड्राइविंग लाइसेंस, उसके डॉक्यूमेंट्स कॉप्स को देने हैं। ये काम हमारा हाँ है कि हम एज ए एसेट मैनेजमेंट कंपनी हम ये बता पाएँ कि इस पीरियड में हु इज़ रेस्पॉन्सिबल। और एज ए शेयर होल्डर यू विल नॉट गोइंग टू बी आस्क कि भाई क्या लीगलिटीज़ है। एज ए यू कैन से कि एज ए कस्टमर आपका ये है। तो ऐसे ही ट्रस्ट बेस्ड बहुत क्वेश्चंस हैं कस्टमर्स को, बिकॉज गाड़ीज जैसे आपने बोला घर की तरह लोगों के दिल के बहुत करीब रहती है, एंड आई थिंक अपीयरिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म लाइक शार्क टैंक रियली बूस्ट दैट ट्रस्ट कि आप एक क्रेडिबल प्लेटफॉर्म पे आए हैं, तो ऑडियंस का भी ट्रस्ट बनता है कि हाँ फ्रॉड नहीं है, अच्छी कंपनी है, ट्राई कर सकते हैं। तो शार्क टैंक तक आप कैसे पहुंचे, वो भी एज अ प्री रेवेन्यू कंपनी, कैसे प्रिपेयर किया और कैसा रहा आपका शार्क टैंक एक्सपीरियंस? ओके, तो ये एक्चुअली में मैं टू बी ऑनेस्ट ये बताना चाहता हूँ कि मेरा कोई गोल भी नहीं था शार्क टैंक में जाने का। ये बाय चांस समझ लो या बाय लक फैक्टर समझ लो, ये होते चला गया। एंड जब तक नहीं हुआ तब तक हमको बिलीव नहीं था कि ये होने वाला है। मतलब जब तक हम आ नहीं गए टीवी में तब तक हमको पता नहीं था कि सच में आने वाले हैं। ये ऑनेस्ट मेरा आंसर है। वो पूरा प्रोसेस अपने आप ही होता चला गया बिकॉज हमने कोई अप्लाई नहीं किया, मेरा कोई एस्पिरेशन भी नहीं था कि शार्क टैंक में जाना है। एंड आई एम बेसिकली काइंड ऑफ कैमरा शाई पर्सन, तो मेरे को थोड़ा सा मतलब टाइम लगता है ये चीज़ में, तो ऐसा मेरा कुछ ये था नहीं। बट वो अपने आप ही होता चला गया। एंड द बेस्ट पार्ट व्हाट आई से कि शार्क टैंक में it's more than an investment platform, it's basically a marketing platform. Do you agree with that? Yeah, 100% Okay. is. So if I tell you, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि around 99% it's a marketing platform, only 1% is a investment platform. इसलिए शार्क टैंक में मोस्ट ऑफ द डील्स होती नहीं है, या तो ड्यू डिलीजेंस में अटक जाती है या कुछ होता है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट द इन्वेस्टमेंट। Objective is for the sharks, for the channel and for the founder is to basically create a marketing platform so that एक customer and investment एक format है, ये एक format of the show है, right? उसमें उस format में मतलब investment उतना वैल्यू नहीं है फाउंडर के लिए भी, और मेरे ख्याल से शार्क्स के लिए भी उतना वैल्यूएबल नहीं है, क्योंकि उनके सबके अलग अलग बिजनेसेस हैं। आई डोंट सी वो कितने कीन हैं टू इन्वेस्ट इन द स्टार्टअप्स। वहाँ पर उनको भी मार्केटिंग चाहिए और स्टार्टअप्स फाउंडर को भी मार्केटिंग चाहिए। एंड दैट्स हाउ आई सी द शार्क टैंक, एंड इट रियली वर्क्स वेरी वेल। अगर कोई भी फाउंडर आज D2C कैटेगरी में है मतलब, तो ऑब्वियसली उसको शार्क टैंक में जाना चाहिए। फंडिंग मिले नहीं मिले डजेंट मैटर एट ऑल। व्हाट मैटर्स इज़ लाइक आप एक नेशनल टेलीविज़न में 15 मिनट तक अपना प्रोडक्ट बता पाते हो, और वो इतने ज़्यादा ट्रैक्शन आपको देता है जो 5-10 करोड़ की फंडिंग से भी ज़्यादा है। दैट इज़ ट्रू। बट आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी जब आप गए? कौन सा आपको इन्वेस्टर चाहिए था इन पर्टिकुलर? विच शार्क वाज योर फेवरेट? मेरे को लगता है मेरे को ऑनेस्ट होना पड़ेगा यहाँ पर कि मेरा कुछ एक्सपेक्टेशन था ही नहीं। मेरा एक ही एक्सपेक्टेशन था कि मेरा शो लाइव आ जाए। टू बी ऑनेस्ट, वो इतने डरा देते वहाँ पे कि मतलब आपका लाइव जब नहीं होगा तब मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि लाइव होने वाला है। आप ऑन मतलब देयर आर मल्टीपल क्राइटेरिया, यहाँ ये स्टेज पार हुआ, ये स्टेज पार हुआ। जब आपका शूट हो गया तब फिर भी आप श्योर नहीं हो कि आपका ऑन एयर होने वाला है। उसके बाद ऑन एयर का मेल आ गया तब फिर भी आप श्योर नहीं हो कि आपका ऑन एयर हो जाएगा। तो एक्चुअली एक्सपेक्टेशन एक ही थी कि ऑन एयर हो जाए। ओके। तो एक्चुअली मैं कई फाउंडर से बात भी कर रही थी कि उन्हें लगा ऑन एयर होगा, उन्होंने स्टॉक भी करोड़ों का तैयार करके रखा कि मार्केटिंग बूस्ट आएगा, फिर लाइव ही नहीं हुआ एपिसोड। करेक्ट। तो काफ़ी पिक्चर्स हर्ट हुए थे, बट थैंकफुली प्रोरेटा का एपिसोड सबने देखा है। एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर शार्क टैंक फॉर यू? हाउ डिड थिंग्स चेंज फॉर यू आफ्टर शार्क टैंक? यस, जो शार्क टैंक से सबसे बड़ा जो 2 चीज़ें हमने अचीव की है, एक तो हमको ऐप डाउनलोड्स इंक्रीज़ हो गए,
10x. सो 10 गुना ऐप डाउनलोड हो गए. इन अ नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स वी गॉट 200 प्लस customers who book their dream car in across 5 to 10 cities. ऑब्वियसली सब सिटीज़ में हम सर्व नहीं कर पा रहे हैं अभी, तो आपको 2-3 महीने की जगह 4-5 महीने वेट करना पड़ सकता है. अगर आपको रिफ़ंड लेना, आप रिफ़ंड भी ले सकते हो. तो ये ऑलरेडी हम चला के कस्टमर को कॉल करते हैं कि 2 महीने 3 महीने लग गए, 2 महीने और लगने वाले हैं, क्या आप वेट करोगे या रिफ़ंड लोगे. तो ये बताना चाहता हूँ कि 200 से ज़्यादा हमको विद इन ए 2 मंथ्स टाइम लोगों ने अपनी ड्रीम कार परचेज़ कर ली. ऑर्डर आ गया, प्रोसेस चल रहा है, कम्युनिटी बिल्ड करके पेपर वर्क है. जैसे दिल्ली में अभी 5 गाड़ियाँ लगने वाली है और बेंगलोर में 5 और भी है. तो ये सब अब ऑर्डर प्रोसेस हो रहे हैं. थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, 2 से 3 महीना लग जाता है. ग्रुप बनाना, LLP बनाना, फिर गाड़ी शोरूम पर अवेलेबल है कि नहीं है, तो ये सब करके फिर गाड़ी ऑन रोड होती है. लेकिन एक बार गाड़ी ऑन रोड हो गई, यू आर सॉर्टेड फॉर 5 ईयर एंड वी आर ऑल्सो सॉर्टेड फॉर 5 ईयर. हमारे लिए भी 5 साल का रिवेन्यू सेट हो गया. वी हैव सोल्ड आवर इन्वेंट्री फॉर 5 ईयर. काइंड ऑफ वी डोंट हैव टू होल्ड द इन्वेंट्री. तो ये बिजनेस मॉडल हमारे लिए भी अच्छा है, कस्टमर के लिए भी अच्छा है. तो इस तरीक़ा से ये है. और दूसरा जो ट्रैक्शन आया, इसके बाद हमारे को एक अच्छा ट्रैक्शन आया कि काफ़ी लोगों ने वेट लिस्ट ज्वाइन की. जो हमारी कम्युनिटी बढ़ रही है, तो 99 रुपीज़ पेमेंट करते हैं वेट लिस्ट ज्वाइन करने के लिए. तो टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में भी लोगों ने ऐप डाउनलोड किया और वेट लिस्ट ज्वाइन की. तो वो भी नंबर्स काफ़ी अच्छा है. आई थिंक मोर देन 10,000 प्लस पीपल पेड 99 रुपीज़. तो ये कम्युनिटी बढ़ रही है. एक तो ये फ़ायदा हो गया, काइंड ऑफ बिजनेस ट्रैक्शन हमारा बढ़ रहा है. दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ, और वो बहुत इंटरेस्टिंग है, कि हम लोग पहले जब मतलब मैं अराउंड इन द ईयर 2005 आई गेस और 2000 टू 2005 उस समय कुछ शो काफ़ी चलते थे. एक टाइम में सास भी कभी बहुत ट्रेंडिंग था. 9 बजे होते ही सब हमारे कैलकाटा में तो हर घर में साउंड आने लग जाती थी टीवी में. वो एक पीरियड ही वैसा था. एंड उसके बाद फिर आपने देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति. वो शो एक ट्रेंड में ही चलता था. आज वो है शार्क टैंक का टाइम. आज हर घर में एक टाइम में शार्क टैंक चलता है और लोग इसको पूरी फैमिली के साथ देखते हैं. सभी बच्चे लोग एंटरप्रेन्योरशिप को समझ रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट वहाँ के लिए जाते हैं, आज हर घर में इन्वेस्टर है. मतलब हमने एक जस्ट ट्रायल बेसिस में एक फॉर्म अपलोड किया था इंस्टाग्राम में कि अगर आपको हमारा स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है तो आप अपने कुछ डेटा फिलअप कर दो. अगर हमको फ़ंड की ज़रूरत हुई और हमने फ़ंड रेज़ किया तो हम आपको रीच आउट करेंगे. ये जस्ट हमने ट्राई करने के लिए किया. एंड यू बिलीव इट और नॉट, वी गॉट 20 करोड़ कमिटमेंट. वाओ. 200 प्लस इन्वेस्टर्स committed 5 lakhs, 10 lakhs, 25 lakhs money in a Google form, and most of them are from reference is the Shark Tank. तो शार्क टैंक में हमको 1 करोड़ 50 लाख की फंडिंग मिले ना मिले, डजेंट मैटर फॉर मी. जो मतलब रेपुटेशन ऑफ पीयूष बंसल की है, जो रेपुटेशन ऑफ अनुपम मित्तल की है, जो रेपुटेशन ऑफ इस शार्क टैंक शो की है, उसने इतना ट्रस्ट दे दिया है. और जो आपको पैसे शार्क टैंक के थ्रू डायरेक्टली मिले थे, जो 50 lakhs इक्विटी एंड 50 lakhs डेट, या उसका आपने क्या सोचा, आप क्या करेंगे, उन्हें कहाँ लगाएंगे? हाँ, तो ये 50 lakhs इक्विटी और 50 lakhs डेट जो हमने शो में आया, तो ये अभी ड्यू डिलीजेंस चल रहा है. तो ड्यू डिलीजेंस काफ़ी लंबा रहता है इनका, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग ड्यू डिलीजेंस करते हैं वो जो पेपर मांगते हैं हम उनको पेपर दे देते हैं. तो बट एक्चुअली में हमारा फोकस अभी बिज़नेस पर है. और एक बार बिज़नेस ये यूज़ केसेस सेटल हो जाएं, जो कि 25 to 50 कार्स हम देख रहे हैं, तो वी हैव कमिटमेंट ऑफ क्लोज टू $2 to 5 million हम रेस कर लेंगे. तो वो एक अच्छा अमाउंट हमारे लिए आएगा जो हम बिज़नेस को सेटल कर पाएंगे. 50 lakhs ऑफ द शार्क्स विल ए काइंड ऑफ ट्रस्ट फैक्टर अगेन, कि अनुपम मित्तल और पीयूष बंसल जी ने जो कमिटमेंट किया था वो इन्वेस्ट किया. बट वो आप ये समझिए कि उसकी वैल्यू पैसे से नहीं, उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ देयर गुडविल, प्लेटफॉर्म एंड अदर फैक्टर्स हैं. करेक्ट, क्लियरली. Yes. इतने करोड़ रुपए आपको हमारे देश की जनता ने कमिट कर दिए हैं. सो दैट इज द पावर ऑफ शार्क टैंक, व्हिच Yes. आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट दिस. बट फॉर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हु आर वाचिंग, उनके लिए आप क्या टिप्स देंगे कि वो कैसे शार्क टैंक के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं एंड दे कैन एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ इट लाइक यू आर? ओके, मेरा तो यही मानना है कि आप बिज़नेस को प्रिपेयर करो. आप काम करते जाओ, शार्क टैंक आपको कॉल कर लेगा. नहीं तो शार्क टैंक में जाना है वो सक्सेस है ही नहीं. शार्क टैंक तो जस्ट आपका एक वन ऑफ द स्टेप है. उसमें आप आ गए तो वेल एंड गुड, नहीं आए तो भी दूसरे रास्ते बहुत सारे अवेलेबल हैं. तो व्हाट आई वांट टू से कि आप अपना बिज़नेस पर फोकस करो,
काम पर फोकस करो, ट्रैक्शन आएगा तो सभी चीज़ें आएगी बिजनेस में। इट्स ऑल अबाउट आपका आइडिया स्टेज से पीएमएफ आपका अचीव हो रहा है और आपका ट्रैक्शन अचीव हो रहा है, कस्टमर एक्चुअली लव योर प्रोडक्ट एंड दीज थिंग्स, सो रेस्ट एवरीथिंग फॉल इन प्लेस बिकॉज वी हैव इकोसिस्टम नाउ इन प्लेस कि वो इकोसिस्टम हमको खोज रहा है, राइट। तो इवन आपको पॉडकास्ट में भी चैनल्स इनवाइट करेंगे, सब कुछ ही होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है, आपके बिजनेस को मतलब ट्रैक्शन मिल रहा है। सो दैट थिंग कि शार्क टैंक के लिए प्रिपेयर मत करो, बिजनेस बनाओ बिजनेस सॉलिड। बनाओ सारे। बट अगर कोई इनिशियल फंडिंग सर्च कर रहे हैं या इन्वेस्टर्स को पिच करना ही है, तो कई बार ही एंटरप्रेन्योर से खुद के माइंड में तो होता है प्रोडक्ट मार्केट फिट है और पता है बिजनेस क्या है, बट वो कम्युनिकेट करना और वो प्रेशर कि इन्वेस्टर से पैसे रेज करने हैं वरना डू और डाई सिचुएशन है, तो हाउ डू दे प्रिपेयर फॉर दैट, और वो कैसे अपने लिए राइट इन्वेस्टर्स ढूंढें? सो राइट इन्वेस्टर्स के लिए आपको काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स से मिलना पड़ेगा और साथ थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। आप अगर मतलब बहुत शॉर्ट स्पेन में फ़ंड रेज करना चाहते हो तो वो थोड़ा मुश्किल है। बेसिकली फ़ंड रेज में थोड़ा टाइम लगता है, डिपेंड्स ऑन द बिजनेस ऑल्सो। देर आर मतलब इवन लॉट ऑफ बिजनेसेस जो मतलब स्टार्टिंग में ही फ़ंड रेज कर लेते हैं। सो बट वो उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी नेक्स्ट लेवल होती होगी, मे बी IIT IIMs का वो सब डिग्री अगर है, पेडिग्री है, तो आप एक अलग लेवल में फ़ंड रेज कर सकते हो। अदरवाइज़ आप ट्रैक्शन बनाओ, बिजनेस बनाओ, तो वहाँ पर आपका फ़ंड रेज होगा। तो फंड रेज व्हाट आई सी, एंड मैंने भी काफ़ी इवन अश्नीर के भी कुछ भी रील्स देखे हैं कि IITs और IIMs को फंड इसीलिए मिल जाते हैं ग्रेड्स को कि उन्होंने ऑलरेडी कुछ फोर रखा है और मतलब दूसरे स्टार्टअप्स जो हैं उनको फंड रेज करने में दिक्कत आती है क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना कुछ प्रूव नहीं किया है। सो आपको प्रूव करना ट्रैक्शन से, आप ट्रैक्शन अचीव करो, तब आपको समझ में, तब लोग समझेंगे कि इसने अभी कुछ फोड़ा है, तो उस समय फंडिंग रेज होती है। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी। जो सीए कम्युनिटी है वो काफ़ी एंथुजियास्टिक है आपके लिए, तो आपकी सीए की डिग्री ने आपको किस तरीके से हेल्प किया है और आपको कैसे एज दिया आपके बिजनेस में, इफ एट ऑल उसने दिया है? Yes. So whatever I have achieved in my life is because of the education. चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक डिग्री नहीं है, इट्स ए फुल नॉलेज ऑफ 8 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, मे बी टैक्स और मे बी अकाउंटिंग, मे बी फाइनेंस एंड दीज थिंग्स। कोई भी बिजनेस बिल्ड करने के लिए अगर ये नॉलेज आपको हर जगह काम आता है। सी, इंजीनियरिंग एक अलग एजुकेशन है, वहाँ आप प्रोडक्ट बनाना सीखते हो कि एक आपने एक कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ करके कुछ प्रोडक्ट बनाई है, बट बिजनेस बनाना डिफरेंट है। डेट्स वाई अगर आपको एक इंजीनियर और एक सीए कॉम्बिनेशन मिल जाए तो वो विनिंग टीम होती है। नहीं तो आप ये समझो कि सीए के लिए एक काफ़ी हद तक मतलब जो नॉलेज और एजुकेशन हो जाता है। अगर सीए सिर्फ यही नहीं सोचे कि मेरे को जॉब करना है या प्रैक्टिस करना है, मेरे को 10 साल तो यही दिमाग में था, आई एम ए सीए, मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं जॉब करूं या प्रैक्टिस करूं। बिजनेस करना तो मेरे दिमाग में था ही नहीं। तो ये दिमाग में ऑलरेडी लोगों के दिमाग में रहता है, सीए है तो ये करेगा, डॉक्टर है तो ये करेगा। नहीं, अगर आप डॉक्टर भी हो, कोई ज़रूरी नहीं आपको प्रैक्टिस करना है। आप डॉक्टर हो, आप यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर, आप कुछ भी कर सकते हो बिकॉज आपके पास वो सेक्टर का नॉलेज है। तो वो सीए की डिग्री आपको कहीं रेस्ट्रिक्ट नहीं करती है कि आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करो। आपको जो भी बिजनेस बनाना है उसमें पैशन होना पड़ेगा, एंड देन आप सीए की डिग्री विल हेल्प यू अ लॉट। और सर, अब काफ़ी लोग चाहते हैं कि अब आप सुपर कार्स के साथ साथ सुपर बाइक्स भी लॉन्च करो। सुपर बाइक्स में बहुत टाइम लगेगा अभी, बिकॉज अभी हमको जो लग रहा है कि आने वाले 1 से 2 साल हमको इस बिज़नेस को पहले अचीव करना है, सेटल करना है। काफ़ी चीज़ें, काफ़ी काम है अभी का। उसके बाद हम देखेंगे कि नए नए प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। हमारे को एवरी डे 2-4 मेल तो आ ही जाते हैं। पहले हम अपने इस बिज़नेस को सेटल कर लें, फिर हम नए प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। सर, टाइमिंग की आपने काफ़ी अच्छी बात करी है, बिकॉज अराउंड 2006 और 2008 एक सिमिलर बिजनेस मॉडल जनरल मैकेनिक्स के नाम से आया था, फ्रैक्शनल ओनरशिप का, बट दैट डिड नॉट वर्क एट ऑल। सो आपको क्या लगता है कि वो क्यों तब फेल हुआ? वॉज इट लाइक द रॉन्ग टाइम फॉर देम? सो आई एम नॉट एवर अबाउट द कंपनी नेम, बट हाँ, कुछ कुछ लोगों ने फ्रैक्शनल ओनरशिप ट्राई की है। अगर सप्लाई नहीं है तो आप तो उस बिज़नेस को, मतलब उस प्रोडक्ट को तोड़ोगे कैसे? फ्रैक्शनल मतलब तोड़ने का ही काम हो गया। करेक्ट। सो मेरा कहने का मतलब यही है कि कोई भी फ्रैक्शनल ओनरशिप ऑफ बिज़नेस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास डिमांड होना पड़ेगा प्रोडक्ट का। अगर डिमांड है तो सप्लाई आएगी। सप्लाई अगर आ गई तो फिर टेक्नोलॉजी आपको यूज़ करनी पड़ेगी, एंड अगर टेक्नोलॉजी सही है फिर रेगुलेशन आएगा।
फाइनली, तब आप एक विनिंग बिजनेस बना सकते हो। ये 4 कॉम्बिनेशन चाहिए टू बिल्ड एनी मतलब फ्रैक्शनल ओनरशिप ऑफ द बिजनेस। तो 2006 में सप्लाई भी नहीं थी, टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। क्या कैन यू इमेजिन स्विगी जोमेटो बिजनेस इन 2006? नॉट एट ऑल। बिकॉज वहाँ पे ना तो कैब्स थी, ना ड्राइवर्स थे, ना इतना डिमांड था। तो मार्केट इवॉल्व होना पड़ेगा, टाइम आना पड़ेगा उस चीज़ का, आपके पास डिमांड आनी पड़ेगी, सप्लाई आनी पड़ेगी, फिर टेक्नोलॉजी चाहिए। जो टेक्नोलॉजी आज अवेलेबल है, मोबाइल एप्लीकेशन, द काइंड ऑफ पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन, तो हम जो भी चीज़ कर पाए, पेमेंट गेटवे लगा दिए, पेमेंट आ रही है। फिर हमारे ऐप में जियो लोकेशन है गूगल का, वो नहीं था उस समय 2006 में। तो आप कैसे एक वो बिज़नेस कर पाओगे जिसकी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, जिसके सप्लाई अवेलेबल नहीं है 2000। तो टाइमिंग इज ऑल अबाउट कि अब टाइमिंग है। सो आई हैव अ वेरी फन रैपिड फायर फॉर यू, पर ओके बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है इसमें ओके। आपको, ठीक है? हु इज योर फेवरेट शार्क? नमिता और विनीता? विनीता। विनीता और राधिका? विनीता। विनीता और अमन गुप्ता? अमन गुप्ता। अमन गुप्ता और पीयूष? पीयूष। पीयूष और अनुपम मित्तल? पीयूष। पीयूष और अमित जैन? पीयूष बंसल। पीयूष और रितेश अग्रवाल? पीयूष। पीयूष और दीपेंद्र गोयल? दीपेंद्र गोयल। दीपेंद्र गोयल और वरुण दुआ? दीपेंद्र गोयल। दीपेंद्र गोयल वर्सेस अश्नीर ग्रोवर? दीपेंद्र गोयल। वाओ, दैट वाज ऑनेस्ट। यस। तो सर, आजकल जो यंग एंटरप्रेन्योर्स आपको देख रहे हैं और इन्वेस्टमेंट्स भी रेज कर रहे हैं, राइट? एक डिलेमा रहता है कि प्रॉफिटेबिलिटी को देखें या इन्वेस्टमेंट्स उठाएं, बर्न करें और ग्रो करते जाएं। तो आपकी क्या एडवाइस है उनके लिए? ओके, सो प्रॉफिटेबिलिटी क्या है कि आपको यूनिट मैट्रिक्स तो देखना ही पड़ेगा। हमारे केस में मान लीजिए अगर हम 10% रिवेन्यू कर रहे हैं तो हमारा 60 to 70% ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है। तो ग्रॉस मार्जिन तो होना ही पड़ेगा, यूनिट मैट्रिक्स पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको फंड रेज करना है 2 चीज़ों के लिए। एक तो आपको टेक्नोलॉजी बनानी है, दूसरे आपको मार्केटिंग करने हैं। ऑपरेशन के लिए अगर आप फंड रेज कर रहे हो तब प्रॉब्लम है, मतलब आप जो अर्न कर रहे हो उससे आप वो सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। एंड व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म विजन फॉर प्रोरेटा? ओके, सो प्रोरेटा वी आर बिल्डिंग ए कम्युनिटी where we can upgrade the lifestyle of middle class and upper middle class. कार इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट। कार एक एस्पिरेशन बहुत फास्ट ग्रो हो सकता है। हम देख रहे हैं 2 से 3 साल में कार की कम्युनिटी तो बहुत अच्छी बना लेंगे हम, बट वो कम्युनिटी को हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि आज अगर आपको फार्म हाउस लेना है, बट वो फार्म हाउस कितना एक्सेसिबल है कितने लोगों के लिए। मेरे को काफ़ी मन है कि मैं फार्म हाउस को भी जो कार की कम्युनिटी है उनको वो प्रोडक्ट कर दे पाऊँगा फ्यूचर में। बाइक्स विल बी देयर ऑब्वियसली, बट सम मोर अप्रिशिएटिंग एसेट्स विल ऑल्सो विल बी देयर इन आवर प्लेटफॉर्म। सो कम से कम 3-4-5 1-2 डेप्रिशिएटिंग एसेट्स एंड 2-3 मे बी अप्रिशिएटिंग एसेट्स। इन कॉम्बिनेशन वी सी नेक्स्ट 10 ईयर वी विल गोइंग टू बिल्ड ए फ्रैक्शनल ओनर्स की कम्युनिटी। एंड उनकी लाइफस्टाइल आप देखोगे 5 साल 10 साल बाद वो एक डिफरेंट लेवल ऑफ लाइफस्टाइल में लाइफ जिएंगे, और उनको ये जो फ्रैक्शनल ओनरशिप है उनकी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करेगा। एंड इफ समवन इज लुकिंग टू जॉइन योर टीम, तो आप हायर करते हुए किस बेसिस पे लोगों को शॉर्टलिस्ट करते हो कि दिस कैन बी द राइट पर्सन फॉर माय टीम? So Gurjot is the live example. Okay, he reached out to me based from the I think Shark Tank. या सो या बहुत लोगों ने रीच आउट किया है बिकॉज दे लाइक द आइडिया। मतलब उनको इस बिजनेस आइडिया पर काम करना है, साथ में काम करना है। तो मैं उनको ज़्यादा प्रिफर करता हूँ रादर देन हंटिंग न्यू गाइज एंड जो ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हो, एक्सपीरियंस पीपल। सो आई प्रीफर एकदम अर्ली एज। ही इज़ ओनली 20। What? Aren't you in college? Oh my God. So that's why we have a very young team, 20, 22, 23, like that. Yeah. So your criteria would be passion. Yes. And So if that's somebody it. understand our business, they reached out to us and they basically मतलब मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जो 10 बार मैसेज करते हैं लिंक्डइन से, व्हाट्सएप में, फिर इसमें कि मेरे को काम करना है। बिकॉज उनको ये पता है कि ये कुछ नया बनने वाला है और उनका पैशन है उस इंडस्ट्री में, उस प्रोडक्ट में, उस तरह की चीज़ों में। I think for everyone watching, if you're in school or college, if you have the passion and you know how to work hard, then please reach out to sir. Like Gurjot is still in college. आप लोगों ने on camera ये नहीं देखा है, वो college में ही है अभी and he's working with him. So join the rocket ship as soon as you can.
सो थैंक यू सो मच सर, हमारा लाइफस्टाइल इम्प्रूव करने के लिए और साथ साथ इतना इंस्पायरिंग और इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन आज देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे।